नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मनोविज्ञान की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, आभार। दोस्तों, अपना मनोविज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था समायोजन, आज अपन समायोजन पर चर्चा कर रहे हैं। और समायोजन का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे अप्रत्यक्ष विधियों में। आज अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अपन ने पिछली कक्षा में प्रतिगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, रिग्रेशन के बारे में। और आज उससे अगली जो अपनी विधि है उस विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपनी अगली विधि है युक्तिकरण। तो देखिए दोस्तों, युक्तिकरण को औचित्य स्थापन भी कहा जाता है। युक्तिकरण को औचित्य स्थापन के नाम से भी जाना जाता है और युक्तिकरण को तर्क संगतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तर्क संगतिकरण। जिसे कहा जाता है दोस्तों रेशनलाइजेशन। क्या है दोस्तों युक्तिकरण, और युक्तिकरण का प्रयोग हम जो है समायोजन के लिए किस प्रकार से करते हैं, तो इसी चीज पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि युक्तिकरण जो समायोजन युक्ति है वो हमें किस प्रकार से समायोजन करने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको सरलतम तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को, जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब यदि वह प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु में तब यदि वह प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु में या व्यक्ति में कमी निकालता है या अपनी वस्तु को व्यक्ति को, अपनी वस्तु को व्यक्ति को श्रेष्ठ बताता है, तो इसे ही युक्तिकरण कहा जाता है। तो इसे ही युक्तिकरण कहा जाता है। दूसरे तरीके से अपन इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों? दूसरे तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता तथा
उस उद्देश्य तथा उस उद्देश्य में कमी तथा उस उद्देश्य में कमी निकालता है, तो इसे युक्तिकरण कहा जाता है। तो इसे युक्तिकरण कहा जाता है। तीसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, तीसरे तरीके से हम कह सकते हैं जब व्यक्ति अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए अपनी बात को तर्क सम्मत ढंग से प्रस्तुत करता है, तो इसे भी युक्तिकरण कहा जाता है। तो हम इसे तीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे परम मित्रों, कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, और तब यदि वह जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा, उस वस्तु में या उस व्यक्ति में कमी निकालता है, अथवा जो भी उसके पास कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है, उस कोई भी वस्तु या व्यक्ति को वो क्या करता है, श्रेष्ठ बताता है, महान बताता है। तो इस प्रकार से जो समायोजन करने का जो तरीका होता है, इस प्रकार से जो समायोजन करने का तरीका होता है, उसी को हम कहते हैं युक्तिकरण। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहे और उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब यदि वो अपने उस उद्देश्य में क्या निकालता है, कमी निकालता है, तो इसे भी युक्तिकरण कहा जाता है। और तीसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी बात को तर्क सम्मत ढंग से प्रस्तुत करे, कहने का मतलब इस प्रकार से अपनी बात को पेश करे कि सामने वाले को ये लग जाए कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, बिल्कुल 100% ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। यानी वो करना क्या चाह रहा है, वो करना ये चाहता है कि वो अपनी असफलता के जो कारण हैं, उन कारणों से स्वयं को धोखा देना चाह रहा है। और इसीलिए दोस्तों ये बात कही जाती है कि युक्तिकरण जो है वो स्वयं को धोखा देने वाली एक समायोजन व्यक्ति है, स्वयं को धोखा देने वाली एक समायोजन क्या है, युक्ति है। स्वयं को धोखा देने वाली क्या मानी जाती है, समायोजन युक्ति है। कौन, युक्तिकरण। क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों की व्यक्ति अपनी कमी को या असफलता को छिपाने के लिए क्या करता है, तार्किक ढंग से अपनी बात को पेश करता है। मतलब वो इस तरीके से तर्क के द्वारा तार्किक ढंग से अपनी बात को पेश करता है कि जिसमें सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, जबकि वास्तव में वहां पर क्या हो रहा है, वास्तव में वहां पर दोस्तों वो व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है। खुद को धोखा इसलिए दे रहा है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। वो जिस चीज को प्राप्त करना चाहता था, उस चीज को प्राप्त करने में वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो वहां पर वो लोगों से बचने के लिए, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने से खुद को बचाने के लिए, और जो समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा जो गिर रही है उससे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है कि अपनी बात को इस ढंग से पेश करता है, अपनी बात को इस तरीके से सामने वाले के सामने रखता है, ठीक है, जिसमें तर्क का वह प्रयोग करता है कि सामने वाला जब भी उसकी बात को सुने तो उसे ये लगे कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है।
तो इसी आधार पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं अगला मुद्दा इसके अंतर्गत क्या है कि युक्तिकरण जो होता है वो युक्तिकरण दो प्रकार का होता है। कभी भी इस बात को आप याद रखिएगा कि युक्तिकरण के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, वो युक्तिकरण के प्रकार दो होते हैं। यानी युक्तिकरण भी दो प्रकार से किया जाता है। एक युक्तिकरण होता है जिसको हम कहते हैं सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण, सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण। और दूसरा युक्तिकरण जो होता है उसे हम कहते हैं स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण, स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण। तो कभी भी परीक्षा में यदि आपसे यह पूछा जाता है कि युक्तिकरण कितने प्रकार का होता है, तो आपको यही उत्तर देना कि युक्तिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण और एक होता है स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण। सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण के अंतर्गत क्या होता है कि सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण में व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति वो जिस वस्तु को या व्यक्ति को, जिस वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, उसमें कमी निकालता है, उसमें कमी निकालता है। दोस्तों दोष देना और कमी निकालना दोनों में अंतर है। कमी तभी निकाली जा सकती है जब व्यक्ति किसी भी चीज में कमी निकालने के लिए अपनी तार्किक क्षमता का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। यानी जिसको एक आम व्यवहारिक भाषा में हम कह सकते हैं कि दिमाग लगा रहा है, और दिमाग लगा करके वो जो है अपनी बात को पेश कर रहा है। तो जैसे कि इसका बेस्ट उदाहरण माना जा सकता है दोस्तों, जैसे लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आने पर, लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आने पर, अंगूर हाथ नहीं आने पर ये कहना कि अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आने पर यह कहना कि अंगूर खट्टे हैं। तो आप इसमें देखिए, ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत अपन क्या देख रहे हैं कि लोमड़ी जो थी वो अंगूरों को प्राप्त करने में असफल रही। यानी लोमड़ी ने अंगूरों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो अंगूरों को प्राप्त नहीं कर पाई। जब वो अंगूरों को प्राप्त नहीं कर पाई तो जिस उद्देश्य को वो प्राप्त नहीं कर पाई, उसी उद्देश्य में उसने क्या कर दिया कि उसी उद्देश्य में उसने कमी निकाल दी और ये कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। सामने वाले व्यक्ति को सुनने पर लोमड़ी की इस बात से ऐसा भी लगेगा कि वास्तव में अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी जो कह रही है वो सही है, लेकिन वास्तविक बात इसके अंतर्गत यह है कि लोमड़ी अंगूरों को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए लोमड़ी युक्तिकरण का प्रयोग कर रही है और उस युक्तिकरण के अंतर्गत लोमड़ी जो है वो स्वयं को क्या कर रही है, धोखा दे रही है। अब हम बात करते हैं स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण की। तो स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण में क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति जिस वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल होता है, प्राप्त करने में असफल होता है, उस वस्तु से या व्यक्ति से स्वयं की वस्तु को या व्यक्ति को श्रेष्ठ बताता है। क्या बताता है दोस्तों? श्रेष्ठ बताता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाए और जिस वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो रहा है, यदि उसमें कमी निकालता है
तो यदि उसके अंतर्गत कमी निकालता है तो इस प्रकार के युक्तिकरण को तो हम कहते हैं सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण। और जब वह जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, उससे अपनी वस्तु को या व्यक्ति को यदि श्रेष्ठ बताता है तो उसे हम कहते हैं स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण। स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण। तो दोनों में केवल अंतर इतना है दोस्तों कि इसमें कमी निकालता है और इसके अंतर्गत वो क्या करता है कि अपनी वस्तु को या व्यक्ति को क्या करता है, श्रेष्ठ बताता है। जैसे कि हम दोस्तों कह सकते हैं नींबू मीठे। स्वीट लेमन का मतलब होता है जिसके लिए अपन कह सकते हैं नींबू मीठे, यानी कोई व्यक्ति नींबू को क्या कर रहा है, मीठा बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वह व्यक्ति क्या कर रहा है, युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। हम इसके अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, युक्तिकरण के अन्य उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, युक्तिकरण के जो अन्य उदाहरण हैं, युक्तिकरण के अन्य उदाहरणों पर हम थोड़ी सी एक जरा नजर डाल करके देखते हैं कि युक्तिकरण के अन्य उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो युक्तिकरण के अन्य उदाहरण में जैसे दोस्तों पहला उदाहरण हुआ कि एक छात्र की सरकारी नौकरी नहीं लगने पर, एक छात्र की सरकारी नौकरी नहीं लगने पर यह कहना कि सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया उदाहरण है, कितना शानदार उदाहरण है कि एक छात्र की सरकारी नौकरी नहीं लगने पर, एक छात्र की सरकारी नौकरी नहीं लगने पर यह कहना कि सरकारी नौकरी में तो रखा ही क्या है। अब यहां पर स्थिति क्या नजर आ रही है दोस्तों कि यहां पर स्थिति यह नजर आ रही है कि वह व्यक्ति सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाया, और जब वो सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाया तो उसके अंदर जो असफलता को लेकर के जो भाव बैठा, तो उसमें जो असफलता उसने प्राप्त करी, उस असफलता से बचने के लिए वो क्या कर रहा है कि जिस उद्देश्य को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसी उद्देश्य में कमी निकाल रहा है, और कमी निकाल करके कह रहा है कि सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है। तो यहां पर देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, यहां पर व्यक्ति सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है, क्या रखा है, ये कहकर तार्किक ढंग से, तर्कसम्मत ढंग से वो अपनी बात को क्या कर रहा है, पेश कर रहा है। और तार्किक ढंग से अपनी बात को पेश करके अपने आप को सही साबित करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकारी नौकरी से बेटर तो प्राइवेट नौकरी है, जिसके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती है। हम दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें दोस्तों, जैसे कि दूसरा उदाहरण, अमीरों के महल से मेरी झोपड़ी भली। अमीरों के महल से मेरी झोपड़ी भली। यहां पर व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, यहां पर व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपनी झोपड़ी को, यहां पर व्यक्ति अपनी झोपड़ी को श्रेष्ठ बता रहा है। यहां पर व्यक्ति अपनी झोपड़ी को क्या बता रहा है दोस्तों, श्रेष्ठ बता रहा है। तो यहां पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों कि अमीरों के महल से खुद की झोपड़ी को श्रेष्ठ बताने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर अगर हम युक्तिकरण के प्रकार को देखें तो यहां पर वो व्यक्ति किस प्रकार के युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है, यहां पर वो व्यक्ति जो है स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। और यहां पर यदि हम बात करते हैं तो यहां पर वो है जो सावर ग्रेव्स टाइप युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यहां पर सरकारी नौकरी में वो क्या कर रहा है कि वो सरकारी नौकरी में कमी निकाल रहा है,
तो कमी निकाल रहा है, तो यहां पर सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण हो रहा है। और यहां पर यदि वो अपनी चीज को श्रेष्ठ बता रहा है तो यहां पर स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण हो रहा है। जैसे कि दोस्तों नंबर 3 पर यदि अपन बात करें, नंबर 3 पर राजनीति में चुनाव हारने के बाद, राजनीति में चुनाव हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद उम्मीदवार का यह कहना, राजनीति में चुनाव हारने के बाद में प्रत्याशी या उम्मीदवार के बाद का ये कहना कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, राजनीति बड़ी गंदी चीज है। तो देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण अपन देखने जा रहे हैं। अगला उदाहरण क्या कि राजनीति में चुनाव हारने के बाद एक प्रत्याशी का यह कहना, या जिसको अपन कह सकते हैं उम्मीदवार का यह कहना कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। तो यहां पर दोस्तों वो क्या कर रहा है कि राजनीति के अंतर्गत क्या निकाल रहा है, कमी निकाल रहा है। तो यहां पर उसके द्वारा जो कमी निकाली जा रही है, तो यहां पर भी किस प्रकार का युक्तिकरण हो रहा है, यहां पर भी जो है वो सावर ग्रेप्स टाइप का युक्तिकरण हो रहा है। इसके आगे यदि अपन बात करते हैं तो नंबर 4 पर जैसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति का अनपढ़ महिला से विवाह होने पर, एक व्यक्ति का अनपढ़ महिला से विवाह होने पर अनपढ़ महिलाओं की प्रशंसा करना, अनपढ़ महिलाओं की प्रशंसा करना, अनपढ़ महिलाओं की प्रशंसा करना और पढ़ी लिखी महिलाओं की आलोचना करना, पढ़ी लिखी महिलाओं की क्या करना, आलोचना करना। तो गौर करके देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी आपको कि एक व्यक्ति का अनपढ़ महिला से विवाह हो जाने पर, मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो था वो पढ़ी लिखी महिला से विवाह करना चाहता था, लेकिन संयोग इस प्रकार का घटा कि उसका विवाह जो है एक अनपढ़ महिला के साथ हो गया। और अनपढ़ महिला के साथ विवाह हो जाने के कारण जो है वो व्यक्ति जो है अपना समायोजन करने में थोड़ी तकलीफ या कठिनाई महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अनपढ़ जो महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाओं की तो प्रशंसा कर रहा है और पढ़ी लिखी महिलाओं की क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर वो स्वीट लेमन टाइप का भी प्रयोग कर रहा है, स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण का भी प्रयोग कर रहा है। और यहां पर यदि वो आलोचना कर रहा है तो यहां पर वो सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण का भी प्रयोग कर रहा है। तो मैंने आपको तीनों तरीके से इस समायोजन युक्ति को समझा दिया कि समायोजन की यह युक्ति जो है, समायोजन की यह युक्ति जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को क्या करता है, धोखा देता है। और कभी कभी परीक्षा में, एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि स्वयं ही स्वयं को धोखा देने वाली कौन सी समायोजन युक्ति है, तो वो ये है। इसके दो प्रकार है जिसमें अपन ने पहले उदाहरण में पढ़ा। तो अगर पहले उदाहरण में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण हो रहा है। और दूसरे उदाहरण में यदि अपन देखते हैं दोस्तों, तो दूसरे उदाहरण में जो हो रहा है वो स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण हो रहा है। और तीसरे उदाहरण के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो तीसरे उदाहरण में वापस जो है सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि सीधा सा मतलब है जहां पर कमी निकाली जा रही है वहां पर सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण, और जहां पर खुद की चीज को, खुद के आदमी को, खुद के व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो वहां पर जो है स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण हो रहा है। और लास्ट का जो उदाहरण अपन ने देखा दोस्तों,
इस उदाहरण को देखने पर हमें यह लग रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण का भी प्रयोग कर रहा है और सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो अनपढ़ महिलाओं की प्रशंसा कर रहा है, जहां पर वो प्रशंसा कर रहा है यानी अनपढ़ महिलाओं को पढ़ी लिखी महिलाओं से श्रेष्ठ बता रहा है, तो वहां पर वो स्वीट लेमन टाइप युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। और जहां पर वह पढ़ी लिखी महिलाओं की आलोचना कर रहा है, तो वहां पर देखा जाए यानी पढ़ी लिखी महिलाओं में कमी निकाल रहा है अनपढ़ महिलाओं की अपेक्षा, तो वहां पर वो सावर ग्रेप्स टाइप युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी समायोजन युक्ति जो है, अगली अपनी समायोजन युक्ति है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण को अपन समझ रहे हैं दोस्तों। प्रक्षेपण जो है इसका मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण जो शब्द है वो प्रे प्लस शिप शब्द के माध्यम से बना है और जिसका मतलब होता है फेंकना। जिसका मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंकना। कभी भी यदि परीक्षा में आपसे ये पूछा जाता है कि प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अपन को उत्तर देना कि प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। और प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? फ्रायड ने किया। अब प्रक्षेपण का अर्थ क्या है इस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। प्रक्षेपण का अर्थ है दोस्तों स्वयं की कमियों को, स्वयं की कमियों को स्वयं की कमियों को या असफलताओं को या असफलताओं को दूसरों पर आरोपित कर देना। दूसरों पर आरोपित, स्वयं की कमियों को या असफलताओं को दूसरों पर आरोपित कर देना ही प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति खुद की कमी को या खुद की असफलता को बिना सोचे समझे, यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? केवल समझने का महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो बिना सोचे समझे, बिना विचार करे स्वयं की कमियों को या स्वयं की असफलताओं को बिना सोचे समझे, बिना विचार करे क्या करता है कि दूसरों पर उसको क्या कर देता है? आरोपित कर देता है, यानी खुद की कमी को या असफलता को दूसरे पर डाल देता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या करता है कि इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है स्वयं का बचाव करता है असफलता से। अब इसमें और युक्तिकरण में अंतर क्या है दोस्तों? ये चीज आपको विशेषकर ध्यान देने की बात यह है, नोट, कि प्रक्षेपण में व्यक्ति स्वयं की कमी को या असफलता को, प्रक्षेपण में व्यक्ति स्वयं की कमी को या असफलता को दूसरों पर आरोपित करता है। जबकि दूसरों पर आरोपित करता है, जबकि युक्तिकरण में जिस लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता उसमें कमी निकालता है।
उसमें कमी निकालता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिस पर आपको थोड़ा सा परीक्षा के दौरान ध्यान रखना पड़ेगा। परीक्षा के दौरान इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि प्रक्षेपण में तो व्यक्ति क्या करता है, स्वयं की कमी को या असफलता को बिना सोचे समझे दूसरों पर क्या करता है, आरोपित करता है। जबकि युक्तिकरण में व्यक्ति क्या करता है कि जिस लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता, उसी लक्ष्य या उद्देश्य में या तो कमी निकालता है या फिर अपने ही लक्ष्य या उद्देश्य को क्या करता है, श्रेष्ठ बताता है। तो दोनों में मूलभूत अंतर सामने स्पष्ट नजर आ रहा है दोस्तों। इस अंतर को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है कि यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर जो है, यहां पर प्रक्षेपण में खुद की कमी को दूसरों पर उड़ेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ढाल दिया जाता है, आरोपण कर दिया जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जिसे आरोपित कर दिया जाता है। जबकि युक्तिकरण में क्या किया जाता है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता उसमें कमी निकालता है। अब जैसे अपन प्रक्षेपण की बात करें दोस्तों, कि जैसे प्रक्षेपण का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे अपन इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि परीक्षा में असफल विद्यार्थी का, परीक्षा में असफल विद्यार्थी का ये कहना कि अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया। परीक्षा में असफल विद्यार्थी का यह कहना कि अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया। तो पहली बात तो यह कि परीक्षा में असफल विद्यार्थी का यह कहना कि अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया। तो यहां पर आप देखिए, गौर करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जहां पर यह छात्र क्या कर रहा है, जो परीक्षा में असफल हुआ, यह कह रहा है कि अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया। ये क्या कह रहा है कि अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि इसने अपनी कमी का आरोपण जो है, वो आरोपण किसके ऊपर कर दिया, अध्यापक पर कर दिया। और ये कह करके दूर हो रहा है, अपना बचाव कर रहा है, स्वयं को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है कि टीचर ने बेस्ट नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया। अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया होता तो मैं परीक्षा में सफल हो गया होता। इसके अलावा जैसे दूसरा उदाहरण देखें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि नाचना खुद को नहीं आता और व्यक्ति क्या कर रहा है कि आंगन में कमी निकाल रहा है। यानी नाचना खुद को ना आए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे जिसको नाचना आता है उसके ऊपर तो आंगन के टेढ़े या सही होने का प्रभाव क्या पड़ता है, आंगन के सही या टेढ़े होने का प्रभाव तो केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसको खुद को नाचना नहीं आता। इसी प्रकार से जैसे अपन इस अंतर्गत आगे कह सकते हैं, ना नो मन तेल होगा, ना नो मन तेल होगा और ना नो मन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। तो ना तो नो मन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो भी जो है दोस्तों, इसका प्रयोग भी प्रक्षेपण के लिए ही किया जाता है कि ना तो नो मन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राधा से किसी ने कहा कि राधा नाच करके दिखा, तो राधा वहां पर कह रही है कि ना नो मन तेल होगा तब मैं नाचूं। यानी वो क्या कर रही है कि खुद को नाचना नहीं आता, लेकिन खुद की कमी को उसने किस पर ढाल दिया, नो मन तेल पर इसने अपनी कमी को क्या कर दिया, ढाल दिया। तो इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति होती है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की रक्षा युक्ति को ही हम कहते हैं प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण जो है उसमें व्यक्ति खुद की कमी को या खुद की असफलता को, खुद की कमी को या खुद की असफलता को क्या करता है कि दूसरों पर ढाल देता है, फेंक देता है, उड़ेल देता है। और इस प्रकार के समायोजन युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी समायोजन की युक्ति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगली समायोजन की युक्ति है जिसका नाम है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको इंग्लिश के अंतर्गत कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण क्या है,
इसी चीज को अब अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है दोस्तों, अचेतन में दमित है, अचेतन में दमित है भावनाओं, इच्छाओं या संवेगों के ठीक विपरीत व्यवहार करना ही, ठीक विपरीत व्यवहार करना ही प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। ठीक विपरीत व्यवहार करना ही प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। बहुत अच्छी समायोजन युक्ति है। यानी अचेतन में व्यक्ति ने जिन भावनाओं का दमन कर रखा है, अचेतन में व्यक्ति ने जिन भावनाओं का दमन कर रखा है, जिन इच्छाओं का दमन कर रखा है, तो अचेतन में व्यक्ति ने जिन भावनाओं का या जिन इच्छाओं का दमन कर रखा है या जिन संवेगों को दबा रखा है, उसके जस्ट विपरीत, विपरीत का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, उसके जस्ट विपरीत या उल्टा व्यवहार करना ही प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। यानी जिसे आम व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत अपन क्या कह सकते हैं, जिसे आम व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति कहता क्या है, करता क्या है, दिखाता क्या है और अंदर रखता क्या है। यानी आम व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत 90% लोग अपने जीवन में प्रतिक्रिया निर्माण का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। और प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति क्या करता है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो विचार, जो भाव, जो संवेग अपने अचेतन में दबा करके रखता है, उन विचार, भाव और संवेगों के जस्ट उल्टा या विपरीत व्यवहार करता है समाज में अपनी झूठी मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने के लिए। तो वह अपनी झूठी मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या करता है, विपरीत व्यवहार करता है। कैसे विपरीत व्यवहार करता है, जो भावना उसने अचेतन में दबा रखी है, उसी अचेतन में दबी हुई भावना के जस्ट उल्टा व्यवहार करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो कि यदि उसने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में यदि उसने क्रोध की भावना का दमन कर रखा है, तो वो बाहर से जगत में, दुनिया के सामने बिल्कुल शांत चित्त होकर, सरल स्वभाव का होकर और दुनिया के सामने इस प्रकार से व्यवहार करता है कि लोगों को यह लगता है कि इसे कभी गुस्सा तो आता ही नहीं होगा। यह उल्टा हो गया। यानी अंदर तो दबा हुआ है क्रोध और बाहर से उसके जस्ट विपरीत तो उल्टा व्यवहार कर रहा है, जिसके अंतर्गत ये लगता है जैसे कि इसे कभी क्रोध आता ही नहीं होगा। तो उसे ही हम प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। जैसे कि हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मुंह है में राम, मुख में राम, मुख में राम, बगल में छुरी, बगल में छुरी। तो मुख में राम, बगल में छुरी। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एक तरफ तो व्यक्ति मुख में राम रखता है और बगल में छुरी, यानी राम 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 राम, और अंदर बैठा है, अंदर रख रखी है, छिपा करके रख रखी है बगल में छुरी। यानी ऊपर से साधु बनने का ढोंग कर रहा है और अंदर से देखा जाए तो एक हत्यारा, एक अपराधी उसके अंदर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है उसी को अपन प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति का ईमानदारी पर भाषण देना, जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति का ईमानदारी पर, भ्रष्टाचारी व्यक्ति का ईमानदारी पर भाषण देना। कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, वो ईमानदारी की बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे ईमानदारी की, तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति के द्वारा जो बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करी जाती है उसे भी हम जो है प्रतिक्रिया निर्माण ही कहते हैं। आगे जैसे कि अपन बात करें इसके अंतर्गत चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र पर व्याख्यान देना, चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र पर व्याख्यान देना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं चरित्रहीन है, यानी जिसके अंतर्गत खुद के अंतर्गत चरित्रहीनता भरी पड़ी है,
जिसके अंदर संसार में महिलाओं को देखने का दृष्टिकोण गंदा है, लेकिन अंदर उसने इस भावना का दमन कर रखा है और वो बाहर समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए चरित्र पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हुए अपने आप को महान चरित्र वाला व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी हम प्रतिक्रिया निर्माण ही कहते हैं। अगला उदाहरण जैसे अपन देख सकते हैं, बगुला भगत होना, बगुला भक्त होना, बगुला भक्त होना। इसके अलावा अपन देख सकते हैं जैसे हाथी के दांत, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो यहां पर गौर करके अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो इन सब उदाहरणों से हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पर व्यक्ति उल्टी बात कर रहा है, और बिल्कुल उल्टी बात ही इसके अंतर्गत नजर आ रही है। अगले उदाहरण पर अपन देख सकते हैं जैसे 100 चूहे खाकर, 100 चूहे खाकर, चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 100 चूहे खाकर बिल्ली काई को चली, हज को चली। तो गौर कीजिए दोस्तों कि हर एक उदाहरण में व्यक्ति का व्यवहार विपरीत दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कहा कि मुख में राम, मुख में तो राम और बगल में छुरी, तो उल्टा व्यवहार हो गया। दूसरी तरफ देखे भ्रष्टाचारी व्यक्ति का ईमानदारी पर भाषण देना, व्यक्ति भ्रष्टाचारी है लेकिन वो ईमानदारी पर बड़े बड़े भाषण दे रहा, तो भी उल्टा व्यवहार हो गया। और चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र पर व्याख्यान देना, तो यहां पर भी देखिए कि व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक उल्टा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। यानी अचेतन में चरित्रहीनता है, अचेतन में अनकॉन्शियस माइंड में उसके छिपा पड़ा है, क्या छिपा पड़ा है? भ्रष्टाचारी, यानी भ्रष्टाचार करने की भावना, लेकिन बाहर से वो ईमानदार बनने का ढोंग कर रहा है। यानी ओवरऑल जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि ढोंग करना, कि व्यक्ति क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। व्यक्ति बिल्कुल उल्टा व्यवहार करके अपने आप को बहुत अच्छा बताने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। जैसे बगुला भक्त होना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अपन लास्ट में इस बिंदु पर ध्यान दें कि जैसे 100 चूहे खाकर और बिल्ली अंत में कहां चली? हज को। यानी जीवन में जितना पाप करना था उतना पाप किया, जितना भ्रष्टाचारी से कमाना था उतना भ्रष्टाचारी से कमाया, और अंत में वो व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा करके अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हज मान लीजिए 4 धाम की यात्रा करके अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जीवन में जो भी पाप किया वो सब कुछ, कोई पाप मेरे द्वारा घटित नहीं हुआ। मतलब वो अपने अचेतन में जो पाप की जो भावना है, उस भावना से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप के द्वारा उल्टा व्यवहार करके वो ये सोच रहा है कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने भगवान की 4 धाम की यात्रा कर ली। तो इस प्रकार का जो व्यवहार व्यक्ति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसी प्रकार के व्यवहार को साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया निर्माण। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन आगे अन्य समायोजन युक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।